हेलो एंड वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे जीन रेगुलेशन के बारे में। जीन रेगुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हम अभी तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं, राइट। उसके बाद जीन रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वीडियोस जो है वो दो तीन अलग अलग चैप्टर्स में, दो तीन अलग अलग पार्ट्स में आएंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। बहुत लोगों को ये लगता है डिफिकल्ट लगता है, बट ऐसा है नहीं। बट अगर आपको भी ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट है, तो उससे पहले मैं आज के इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कंसेप्ट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको जीन रेगुलेशन समझने में बहुत आसानी हो। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आज जो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें हम कोर जीन रेगुलेशन नहीं पढ़ेंगे। उसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स और कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियोस में आपको बहुत ही स्मूथली जीन रेगुलेशन समझ में आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड कंसेप्ट्स अबाउट द जीन रेगुलेशन। ओके, तो अगर हम बात करें टर्म्स की, कौन कौन से टर्म्स है जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है हमेशा, है ना। कंफ्यूजन अगर ना भी हो तो डिफरेंसेस पता करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कौन कौन से टर्म है, फॉर एग्जांपल कुछ मैं यहाँ पर आपके सामने टर्म्स लिख रहा हूँ, जैसे कि जीनोम, है ना। जीनोम हो गया, जीन हो गया, डीएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गया, राइट, है ना। ये सब चीजें, फिर न्यूक्लियोसोम हो गया। तो बहुत सारे बच्चों को कभी कभी जीन और डीएनए में कंफ्यूजन हो जाती है, या डीएनए और क्रोमोसोम में कंफ्यूजन हो जाती है, या जीन और क्रोमोसोम, जीन और जीनोम में डिफरेंस समझ में नहीं आता, राइट। क्रोमोसोम न्यूक्लियोसोम में डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो आई नो कि ये बहुत ही इजी है और आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, कंसेप्ट क्लियर भी होंगे, बट कुछ लोगों को जिनको नहीं क्लियर है, तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है, यू कैन स्किप दिस वीडियो, नो प्रॉब्लम। चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज द चैप्टर नंबर 1 और सबसे पहले हम बात करेंगे जीनोम एंड क्रोमोसोम, राइट, है ना। तो अगर मैं आपको जीनोम और क्रोमोसोम समझाना चाहता हूं, तो मुझे शुरू करना चाहिए एक बहुत ही आसान एग्जांपल के साथ, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आप सबको पता है कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, मतलब अगर अपनी बात करें, है ना, आपको पता है कि हम ह्यूमंस में जो सेल्स होती है, हमारी जो सेल्स होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है ना। और इस न्यूक्लियस के अंदर ही जीनोम होता है, राइट, है ना। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी होता है, राइट। इसी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होता है, राइट। इसी न्यूक्लियस के अंदर जीन्स भी होते हैं हमारे, है ना, न्यूक्लियोसोम होते हैं। तो हर चीज, सारी की सारी चीजें, सारे के सारे टर्म्स जो हमने डिस्कस किए, सब के सब होते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर। तो अब इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, तो वो हम डिस्कस अभी आपके साथ करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर तो मैं बात कर रहा था कि जीनोम और क्रोमोसोम, है ना। तो आप सबको पता है कि हमारे अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ओके, 23 पेयर्स का मतलब हो गया 46 क्रोमोसोम, राइट। 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे अंदर। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि किस तरीके से 46 क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, किस तरीके से इन 46 क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है, और कैसे इसको हम रिलेट कर सकते हैं सेल साइकिल से, तो ये जो वीडियो है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, दिस इज द कंप्लीट लेक्चर अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, राइट। तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं, जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चलिए वापस आते हैं। तो हम बोल रहे थे, जैसे हर एक ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। तो जीनोम क्या होता है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं हर एक इंडिविजुअल सेल में, उन सब क्रोमोसोम को मिलाकर जीनोम बोला जाता है, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये वाली लाइन पढ़ो आप, फंक्शनली द जीनोम इज डिवाइडेड इनटू क्रोमोसोम्स। तो पूरा का पूरा जीनोम जो है,
वो बहुत सारे क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है ना। जैसे कि एक क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, ऐसे करके पूरे के पूरे 46 जो क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम जो है, ये सब मिलाकर एक ह्यूमन बीइंग का जीनोम बनाते हैं। समझ में आया? तो हमारी जो बॉडी है ह्यूमंस की, वो तो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। तो हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, राइट। हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसका मतलब हर एक सेल के अंदर आपका पूरा का पूरा जीनोम होता है, राइट। तो अगर कभी कभी आपने ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग की बात सुनी होगी कि ये सीक्वेंस था अराउंड 2003 के टाइम पर, राइट। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये आप देख लेना, उसी टाइम पे हुआ था आसपास। तो कैसे किया होगा, एक सेल को आइसोलेट किया होगा बॉडी से, राइट। ये सेल बॉडी से आइसोलेट की, इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर पूरा का पूरा जीनोम। तो अगर ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि अगर जीनोम सीक्वेंस करना है ह्यूमन का, तो क्या सारी सेल से जीनोम निकालना पड़ेगा? ऐसा नहीं, आप कोई भी सेल, एक सिंगल सेल भी अगर ह्यूमन बॉडी से आइसोलेट करोगे, तो उसके एक सिंगल सेल के अंदर भी पूरा का पूरा जीनोम आपको मिल जाएगा, राइट। तो हर एक सेल के अंदर कंप्लीट जीनोम आपको रहता है, राइट। तो ये तो हो गया जीनोम और क्रोमोसोम के बारे में, है ना। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अब ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। The first statement is it contains, which contains genome. Genome contains complete hereditary information in an organism, right? इसका मतलब ये है कि अब जैसे कि हमने बोला कि जो जीनोम होता है वो सारे के सारे क्रोमोसोम जितने भी आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है उन सबको मिलाकर जीनोम बोलते हैं, है ना। और क्रोमोसोम के अंदर ही हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी छुपी होती है ना। तो जब सारे क्रोमोसोम की बात आप करोगे, 46 क्रोमोसोम की बात करोगे, तभी तो आप बोलोगे कि कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना। अगर आप एक क्रोमोसोम की बात करोगे, ओनली वन क्रोमोसोम, या आप सिर्फ फाइव क्रोमोसोम्स की बात करोगे, पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम की बात नहीं करोगे, इसका मतलब ये कि यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन, है ना। तो अगर आपको कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन पता करनी है तो आपको 46 क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। तो 46 क्रोमोसोम्स मिलकर पूरा का पूरा क्या बनता है? जीनोम। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, कंटेन्स, जीनोम कंटेन्स कंप्लीट हेरिडिटरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, राइट। दूसरा स्टेटमेंट था द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ए सेल। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम मिलकर पूरा का पूरा जीनोम बनाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है फिजिकली द जीनोम कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब देखो हम धीरे धीरे डीएनए की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्रोमोसोम्स को हम डीएनए मॉलिक्यूल से ही कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि जो क्रोमोसोम है उसके अंदर डीएनए ही होता है ना। कैसे किस तरीके से अरेंज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्रोमोसोम का आपने स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखा होगा, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर देखा होगा, राइट। ये आपका क्रोमोसोम है, ओके। तो ये क्रोमोसोम एक्चुअली कैसे, इसके अंदर डी, ये जो क्रोमोसोम है ये पूरा का पूरा डीएनए से मिलकर बना होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। मतलब ये पूरा का पूरा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर क्रोमोसोम है तो ये ऐसे, ये पूरा डीएनए है इसमें, इस तरीके से, राइट। इस तरीके से ये पूरा डीएनए का थ्रेड है, ओके। इस तरीके से होता है। तो जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, उसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। एक डीएनए मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा एक, अगर आप इसको खोलना शुरू करोगे यहाँ से, राइट, खींचोगे स्ट्रिंग थ्रेड की तरह है ये, राइट। तो अगर आप इसको खोलोगे तो ये इस तरीके से खुलता चला जाएगा, और ये पूरा का पूरा एक सिंगल थ्रेड की तरह ही खुलेगा, ओके। ये लिपटा हुआ होता है, ऐसे मानो किसके आसपास लिपटा हुआ होता है? प्रोटीन्स के आसपास, ठीक है। तो अब अगर हम और थोड़ा सा समझें इसको, तो
ऐसा हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं पूरे में, राइट। इस तरीके से प्रोटीन्स होते हैं, इस तरीके से प्रोटीन्स होते हैं, है ना। और इसके चारों तरफ ऐसे ये डीएनए मॉलिक्यूल गुथा हुआ होता है, राइट। इस तरीके से पूरा लिपटा हुआ होता है इसके चारों तरफ। तो अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो हम ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये सिर्फ डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है। नो, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स। हमेशा ये बात याद रखना। समझ में आ रही चीज। अब ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं, तो आपने हिस्टोन प्रोटीन्स का नाम सुना होगा, है ना। तो क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे, और उन हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ होता है, और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये हो गया एक क्रोमोसोम। ऐसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक सिंगल सेल के अंदर। अगर आप ह्यूमंस की बात करो तो ह्यूमंस में, अगर आप प्लांट्स की बात करो तो प्लांट में भी जो क्रोमोसोम होता है वो इस तरीके का ही होता है, राइट। उसमें भी हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, राइट। तो हम वो सब एग्जांपल्स आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही 46 क्रोमोसोम मिलके पूरा का पूरा एक जीनोम बनाते हैं। तो अब ये स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिजिकली द जीनोम कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, है ना। और उन डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला जाता है। ओके। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जीनोम और क्रोमोसोम क्या है। तो अगर हम बात करें होमोसेपियंस की, तो उसमें कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, है ना। तो मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये 46 क्रोमोसोम मिलके पूरा का पूरा एक जीनोम बनाते हैं, है ना। अगर हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात करें तो इसमें 8 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 16 क्रोमोसोम होते हैं। और तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का जो जीनोम है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 16 क्रोमोसोम होते हैं। 16 क्रोमोसोम मिलकर उसका पूरा का पूरा कंप्लीट जीनोम बनाते हैं। और अलग तरीके से कैसे बता सकते हैं कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो 16 क्रोमोसोम्स में छुपा हुआ रहता है। तो आप दो चार क्रोमोसोम की स्टडी करके उसके पूरे के पूरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं कर सकते, आपको पूरे 16 क्रोमोसोम की स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम की स्टडी करके आप उसके पूरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बता सकते हो, राइट। अगर हम प्लांट्स में एग्जांपल है तो एक ओराइजा सटाइवा आपने सुना होगा। दिस इज अ वेरी फेमस एग्जांपल, और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज राइस। तो इसमें 12 क्रोमोसोम होते हैं, राइट। अगर आप एक एस्केरिस मेगेलोसिफेली नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब सिर्फ टू क्रोमोसोम्स होते हैं। और दिस इज द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो एस्केरिस मेगेलोसिफेली आपको टिक करना है, जिसमें सिर्फ दो क्रोमोसोम होते हैं, मतलब वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब इसका पूरा का पूरा जीनोम सिर्फ दो क्रोमोसोम में ही समाया हुआ है। प्लांट का इसका ओराइजा सटाइवा का पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीनोम जीनोम 12 क्रोमोसोम में समाया हुआ है, राइट। तो ये है। इसके बाद अगर हम बात करें क्रोमोसोम एंड डीएनए की, है ना, तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, जीनोम होता है, जीन्स होते हैं, राइट। तो आपको जीनोम और क्रोमोसोम के बारे में तो समझ में आ चुका है कि कैसे जीनोम और क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, राइट। अगर हम बात करें डीएनए की, तो जब मैंने आपको डीएनए भी लास्ट स्लाइड में समझाया कि आप जब इसको यहां से खींचोगे तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा, राइट। इस तरीके से खुलना शुरू हो जाएगा, ओके। बट इसमें ये बीच बीच में आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगे, है ना। और उन प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है, हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट। और ज्यादा खोलोगे तो इस तरीके से ये प्रोटीन है, ऐसे खुल जाएगा, बट प्रोटीन रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, दिस इज डीएनए। सिर्फ इतने पोर्शन को आप बोलोगे तो बोलोगे डीएनए।
अगर आप इस पोर्शन को उठाओगे जहां पर आपको ये प्रोटीन भी दिखाई दे रहा है और ये डीएनए का स्ट्रैंड भी इसमें लिपटा हुआ है, ये इस स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा बड़ा करके देखो तो मान लो ये अगर आपका हिस्टोन प्रोटीन है तो ये डीएनए इसके चारों तरफ लिपटा हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर की बात अगर आप करोगे तो इसको आप बोलते हो न्यूक्लियोसोम, राइट। तो न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन, है ना। तो ये भी बोल सकते हो कि क्रोमोसोम में बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, है ना। ये सब क्या है? ये सब न्यूक्लियोसोम्स है, राइट। बट सिर्फ इतने पार्ट को अगर आप बोलो तो ये सिर्फ इतना पार्ट क्या है? डीएनए है, यहाँ पर कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो आई होप आपको ये चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जीन रेगुलेशन समझने के लिए। हम जब जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे स्पेशली इन यूकैरियोट्स, तो वहां पे ये सारी चीजें वापस घूम कर आएंगी, तो आप इसको अंडर एस्टिमेटेड नहीं कर सकते इस टॉपिक को। ठीक है, वहां पर हम ये जरूर पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये खुलता है, और क्या इंपॉर्टेंस है इन हिस्टोन्स की, इन हिस्टोन्स में कैसा मॉडिफिकेशन होता है कि ये डीएनए ऐसे खुल जाता है ना, राइट। क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन होने के लिए इसको ओपन होना जरूरी है। क्रो क्रोमोसोम इस फॉर्म में जब रहता है तो इसका रेप्लिकेशन नहीं होता, इसको ऐसा खुलना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझो। ठीक है, तो आई होप आपको अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जीनोम से क्रोमोसोम पे कैसे आए, क्रोमोसोम से हम डीएनए पे कैसे जा रहे हैं धीरे धीरे, और उसी बीच में एक न्यूक्लियोसोम नाम का टर्म आया था, उसको हम किसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। इस न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए लिपटा हुआ है वो डीएनए है, और जिसके आसपास लिपटा हुआ है वो प्रोटीन है, जिसका नाम हिस्टोन प्रोटीन होता है। ओके, ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर देखो, अब हम डीएनए तक आ चुके हैं, है ना। तो मैं आपको ये एग्जांपल साथ साथ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ बिटवीन जीनोम, क्रोमोसोम एंड डीएनए, है ना। तो अगर हम बात करें जीनोम की, तो एक ही जीनोम होता है सबके अंदर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमंस हो। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो अगर हमने ह्यूमंस की बात करी थी तो उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे एक जीनोम में, राइट। तो अगर अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है कि हम बात कर रहे, अब हमने डीएनए के बारे में समझा, आपको समझ में आ गया कि डीएनए क्या है। डीएनए क्या है? वो स्ट्रैंड है इस तरीके से, ठीक है, जो पूरे क्रोमोसोम में से लिपटा हुआ है। तो साइज ऑफ डीएनए याद रखना, अगर ह्यूमंस की बात करें तो टोटल साइज ऑफ डीएनए है 3 बिलियन बेस पेयर्स। ध्यान से समझो, यहाँ पर डीएनए ऐसा होता है, आपने डीएनए का स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से होता है ना। और डीएनए किस चीज से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से, ये भी आपने पढ़ा होगा, है ना। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड इसमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रहता है तो बायोकेमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर आप, इस पर एक वीडियो है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स पे, वहां पर आप समझ सकते हो। ठीक है, हमारे चैनल पे जो बायोकेमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इस पे वीडियो मिल जाएगी। चलो वापस आते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स, और अंदर जाओगे तो आपको बेस पेयर्स मिलेंगे। बेस पेयर्स कौन कौन से? ए, टी, जी, सी, है ना। तो जब डीएनए को आप पूरी तरीके से खोल देते हो ना, इस तरीके से पूरा ओपन हो जाता है डीएनए, राइट। तो वहां पे आपको इस तरीके से बेस पेयर्स दिखाई देते हैं, ये आपको पता है, इस तरीके से, राइट। तो हम जब डीएनए के लेंथ की बात करते हैं तो हमेशा डीएनए का लेंथ आप बेस पेयर्स में ही बताओगे। ओके, नंबर ऑफ बेस पेयर्स आपको काउंट करने होता है। तो जो टोटल साइज ऑफ डीएनए है ह्यूमंस में वो है 3 बिलियन बेस पेयर्स, मतलब 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं ह्यूमन डीएनए में, राइट। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन और क्लियर कर लेते हैं कि जब हम टोटल डीएनए की बात कर रहे हैं, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए की बात कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना कि हम एक क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे, है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें स्पेशली, इसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखो, ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में जो डीएनए है वो पूरा एक सिंगल थ्रेड होगा, बस लिपटा होगा पूरे क्रोमोसोम पे, राइट। वन डीएनए मॉलिक्यूल, दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा, ऐसे करके पूरे 46 क्रोमोसोम्स में जो डीएनए एम्बेडेड है,
उन सब के बेस पेयर्स को काउंट करके ही आप टोटल साइज ऑफ डीएनए बताओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसका साइज है 3 बिलियन बेस पेयर्स। नो, दिस इज रॉन्ग। कंप्लीट जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, मतलब कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल मतलब जो पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो डीएनए है सबके साइज मिलाकर टोटल है 3 बिलियन बेस पेयर्स। क्लियर? ओके। तो अगर अब वैसे ही जैसे अगर हमने ह्यूमंस का समझ लिया, सिंपल है सबका, बाकियों का। तो अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो देखो आप, इसमें नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स भी कम है। इसमें 23 पेयर्स है, इसमें 8 पेयर्स है ओनली। इसका मतलब इसमें 46 थे, इसमें 16 क्रोमोसोम है, टोटल 16 है। तो यहाँ पर इसका साइज भी कम हो गया। इसका 3 बिलियन बेस पेयर्स था। 3 बिलियन का मतलब 3000 मिलियन बेस पेयर्स। इसमें 3000 मिलियन बेस पेयर्स थे, अब यहाँ पे सिर्फ 180 मिलियन बेस पेयर्स है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हुए तो साइज ऑफ डीएनए भी कम हो गया, राइट? यहाँ पर देखो 12 क्रोमोसोम है सिर्फ, तो यहाँ पर भी कम क्रोमोसोम है इन कंपेयर टू ह्यूमंस। तो यहाँ पर 430 मिलियन बेस पेयर्स है ना? यहाँ पर देखो 1 पेयर है, लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है कि ड्रोसोफिला में 8 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम थे, मतलब 16 क्रोमोसोम थे। लेकिन ये जो है एस्कैरिस मेगालोसेफेली, इसमें सिर्फ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब सिर्फ 2 क्रोमोसोम है। बट इसमें देखो 296 मिलियन बेस पेयर्स है और इसमें सिर्फ 180 थे। 16 क्रोमोसोम है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा है बट साइज ऑफ डीएनए कम है। यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर कम है, साइज ऑफ डीएनए ज्यादा है। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ऑर्गेनिज्म में कम है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा है, राइट, तो इनका साइज ऑफ डीएनए भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा जरूरी नहीं है ना? कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म में जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि ये एक स्टिक है, इसको ऐसे समझते हैं, ये एक स्टिक है, दिस इज अ स्टिक, दिस इज अनदर स्टिक, ठीक है? तो अगर हम इसमें धागा लपेटे, अगर हम इसको इफ वी सराउंड दिस स्टिक बाय अ थ्रेड, अगर हम इसके चारों तरफ धागा लपेटे इस तरीके से, इस तरीके से हम लपेटे ऐसे, ठीक है? तो ये कम, और इसके ऊपर अगर हम लपेटे तो हम इस पे ज्यादा भी लपेट सकते हैं। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डीएनए का अरेंजमेंट होता है, वो अलग अलग टाइप्स हो सकता है, राइट? तो इसीलिए जो एस्कैरिस मेगालोसिफेली है, भले ही इसमें सिर्फ 2 क्रोमोसोम है, राइट, बट हो सकता है कि डीएनए की जो लेंथ है वो ज्यादा हो, है ना? तो कभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग साइज ऑफ डीएनए नहीं होता। तो किसी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम ज्यादा हो सकते हैं बट हो सकता है कि उसका डीएनए का साइज कम हो, और किसी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है कि क्रोमोसोम कम हो बट डीएनए का साइज ज्यादा हो सकता है। तो कभी भी इस चीज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हम डीएनए तक आ चुके हैं, अब हम बात करते हैं डीएनए और जीन के बीच में कनेक्शन की, है ना? तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में समझाया कि जब आप इसको और ओपन करोगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये दिख रहा है आपको? ये है न्यूक्लियोसोम। देखो ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में ये जो थ्रेड दिख रहा है वो डीएनए है, जो इसके आसपास लिपटा हुआ है दैट इज प्रोटीन विच इज कॉल्ड हिस्टोन। देखो यहाँ लिखा हुआ है हिस्टोन, है ना? तो जब आप इसको और ओपन करोगे इस तरीके से, जब कोई भी हिस्टोन प्रोटीन आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ऐसा डीएनए दिखाई देगा जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट? तो अब ये देखो कि यहाँ पर आपको डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे जीन्स अरेंज्ड होते हैं। जैसे ये हो गया जीन 1, ठीक है ना? हो सकता है जीन की ये एक जीन, ये यहां से लेकर यहां तक एक जीन है, उसके बाद यहां से लेकर यहां आगे एक दूसरा जीन होगा। तो अगर हम ऐसे बात करें, सपोज दिस इज अ डीएनए मॉलिक्यूल, जो पूरा खुलने के बाद हम इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जब हमने और ज्यादा इसको ओपन किया, ठीक है? तो इस तरीके से मान लो ये डीएनए मॉलिक्यूल है। अब इस पे अरेंज्ड होते हैं जीन्स इन अ लीनियर फैशन, ठीक है? लाइन से जीन अरेंज होते हैं, जैसे जीन नंबर 1 ये हो गया, जीन नंबर 2 ये हो गया, जीन नंबर 3 ये हो गया, जी नंबर 4 ये हो गया, जी नंबर 5 ये हो गया, जी नंबर 6 ये हो गया। ऐसे करके लाइन से जीन्स अरेंज होते हैं,
है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर जीन की डेफिनेशन क्या है, जीन इज अ शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। पूरा का पूरा ये क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है। डीएनए मॉलिक्यूल तो बहुत बड़ा होता है, बट जीन इज अ वेरी शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, याद रखना हमेशा। ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है। तो अगर हम साइज की बात करें, तो हम जीनोम की जब साइज की बात करते हैं तो पूरा का पूरा जीनोम का साइज बहुत बड़ा होता है। उससे छोटा होता है क्रोमोसोम, है ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्रोमोसोम से मिलकर एक जीनोम बनता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि लिपटा हुआ होता है। उस डीएनए को खोलेंगे तो वो लीनियर जब खुल जाएगा ऐसे, तो उस पे अरेंज होते हैं जीन, इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर, राइट। तो आई होप आपको अभी धीरे धीरे जीन, जीनोम, क्रोमोसोम, डीएनए, इन सब के बीच में डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि ह्यूमंस के अंदर, इन ह्यूमंस देर आर अबाउट 20,000 जीन्स। इतने जीन्स हैं मान लो, ठीक है, 20,000 जीन्स है। तो हमेशा याद रखना कि जो 20,000 जीन है वो सिर्फ एक क्रोमोसोम पर नहीं है, राइट। क्योंकि ह्यूमंस में तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो कुछ जीन्स इस क्रोमोसोम पर होंगे, कुछ जीन्स इस क्रोमोसोम पर होंगे, कुछ इस पर होंगे, कुछ इस पर होंगे। तो अलग अलग क्रोमोसोम पर अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं। तो सारे के सारे क्रोमोसोम पर मिलाकर 20,000 जीन्स हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर भी 20,000, इस पर भी 20,000, इस पर भी 20,000, नहीं। सारे क्रोमोसोम्स पर मिलाकर 20,000 जीन्स होते हैं, राइट। अब जीन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं वो आपको पता चल चुका है। इसको जब आप खोलोगे तो इस तरीके से खुलेगा, ये डीएनए हो गया, और डीएनए पे लाइन से जीन्स अरेंज होते हैं। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो जीन का रेप्लिकेशन होता है। वो हम किसी और वीडियो में आगे बात करेंगे। मैंने रेप्लिकेशन में बात किया है किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। तो अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो जीन का भी रेप्लिकेशन हो रहा है। अब जीन का ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है, ट्रांसलेशन कैसा होता है, वो उन वीडियोस में है। तो मेन है कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो डीएनए तक आप पहुंच चुके थे कि ह्यूमंस में 3,000 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, ड्रोसोफिला में 180 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, ओराइजा सटाइवा में 430 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, और एस्केरिस में 296 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ जीन्स की बात करें तो ह्यूमंस में अराउंड 20,000 जीन्स होते हैं। ड्रोसोफिला में देखो 13,600 जीन्स। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसका साइज कितना बड़ा है डीएनए का, 3,000 मिलियन बेस पेयर्स, है ना। इसका सिर्फ 180, लेकिन जीन्स देख रहे हो, नंबर ऑफ जीन्स, इसमें 13,000 सिर्फ 180 मिलियन बेस पेयर्स में है, इसमें 3,000 मिलियन बेस पेयर्स में 20,000 जीन्स है। तो ऐसा कभी भी, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है कि अगर क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा है तो साइज ऑफ डीएनए भी ज्यादा हो, नंबर ऑफ जीन्स भी ज्यादा हो, ऐसा नहीं है। हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से डीएनए का अरेंजमेंट होता है, अलग अलग नंबर ऑफ जीन्स हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देख लो, फॉर एग्जांपल सिर्फ 12 क्रोमोसोम है, लेकिन जी नंबर ऑफ जीन्स देख रहे हो, 36,000 जीन्स है ना। यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, मतलब 46 क्रोमोसोम थे, बट 20,000 ही जीन थे। तो आई होप कि अब आप इन सबको आपस में रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे 36,000 जीन्स हैं सिर्फ 12 क्रोमोसोम में, क्योंकि क्रोमोसोम का साइज तो ऐसा होता है, इसको आप खोलोगे तो डीएनए खुलेगा। अब डीएनए जब खुलेगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और इस पे छोटे छोटे जीन्स अरेंज हो सकते हैं, इसलिए इतने ज्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम सिर्फ 12, लेकिन जीन्स 36,000 है, क्योंकि जीन छोटे छोटे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, राइट। यहाँ पर हम सबको समराइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा का पूरा क्रोमोसोम हो गया। क्रोमोसोम इज ए वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, है ना। जब आप क्रोमोसोम को खोलते हो तो इस तरीके से पूरा खुलेगा ये, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। अगर अब ये मान लो ये डीएनए है ना, इसको आप थोड़ा जूम करके देखोगे तो देखो द क्रोमोसोम कंटेन्स मेनी जीन्स, है ना। जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 से अरेंज होते हैं लाइन से जीन, है ना। अब अगर और बड़ा करके देखो यहाँ पे, ईच जीन
इज ए पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जो डीएनए मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली अरेंज्ड है उसी पर सारे के सारे जीन्स लाइन से अरेंज्ड है ना। तो इसलिए ईच जीन इज ए पार्ट ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ डीएनए। यहां से एक जीन का स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्ट ऑफ जीन, यहाँ पे एंड हो रहा है। जहां पे एक जीन का एंड हो रहा है वहीं से दूसरा जीन शुरू शुरू हो रहा है। जैसे ये आगे का जीन हो गया सेकंड, सेकंड जीन का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, एंड ये हो गया। वैसे ही तीसरा जीन हो गया, फिर स्टार्टिंग एंड। तो ऐसे लाइन से अरेंज होता है, ठीक है। फिर हम उसको और बड़ा करें, जूम करें, तो ये बेस पेयर्स है, समझ रहे हो। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे जीनोम होता है अरेंज, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, और फिर जीन्स क्या होते हैं, है ना, और इनका साइज कैसा होता है, किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, राइट। अब मैं चाहता हूं कि आपको आपके कंसेप्ट थोड़े और क्लियर हो। इसके लिए मैंने एक नई चीज इंक्लूड करी है अब लेक्चर्स में कि जो रेप्यूटेड अच्छी रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स हैं उन उनमें जो लाइंस लिखी होती हैं हूबहू वैसे ही एग्जैक्ट लाइंस मैंने उठाकर आपके सामने यहाँ पर रखी है कि किस तरीके से टेक्स्ट बुक में लिखा होता है, ताकि आप लोग टेक्स्ट बुक भी पढ़ना शुरू करो। क्योंकि क्या होता है कि वीडियोस में बहुत सारी चीजें कवर नहीं हो सकती, बट जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में पूरा का पूरा एक फ्रेम डेवलप होता है, एक कंसेप्ट डेवलप होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमने जो भी डिस्कस किया, अब आप ये सिर्फ 4 लाइनें पढ़ोगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा पढ़कर, सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे, राइट। तो पढ़ते हैं। और जिनको ये टेक्स्ट बुक पढ़ने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो इससे उनको भी फायदा होगा कि किस तरीके से हम उन स्टेटमेंट्स को पढ़कर समझ सकते हैं, है ना। तो ये मैंने लिया है, जीन नाम की एक बुक है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, वहां से मैंने ये टेक्स्ट लिए हैं। तो क्या कह रहा है ये, ईच ऑफ द डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग क्रोमोसोम्स, अलग अलग समझ गए होंगे आप, जो 46 क्रोमोसोम है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स है। ईच ऑफ द डिस्क्रीट क्रोमोसोम, उन सारे 46 क्रोमोसोम में जो हर एक क्रोमोसोम है, अलग अलग क्रोमोसोम है, कंप्राइजिंग द जीनोम, मिलकर एक जीनोम बना रहे हैं। इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स, जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ जीन्स रखते हैं। समझ में आया कि एक जीनोम है जिसमें अलग अलग जो क्रोमोसोम है वो सारे क्रोमोसोम मिलकर एक जीनोम बना रहे हैं, और उन पूरे के पूरे जीनोम में बहुत सारे जीन्स हैं। जीनोम genome for living organism might contain as few as about 500 genes। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले की स्लाइड्स में कि किसी जीनोम में सिर्फ 500 जीन्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा में, जो कि स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें सिर्फ 500 जीन्स है। अबाउट 20,000 फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस में 20,000 जीन्स है, और एज मैनी एज अबाउट 50,000 to 60,000 फॉर राइस। और किसी किसी राइस की स्पीसीज में 50,000 से 60,000 जीन भी हो सकते हैं। समझ रहे हो। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो जीनोम होते हैं उनका साइज अलग अलग होता है, नंबर ऑफ जीन्स अलग अलग हो सकते हैं। The first definition of the gene as a functional unit followed from the discovery that individual genes are responsible for the production of specific proteins। जब शुरू शुरू में जीन की डिस्कवरी हुई थी तो ये माना जाता था कि जो जीन है, एक एक जीन है, वो डायरेक्टली एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। जब हमें ट्रांसलेशन के बारे में नहीं पता था कि किस तरीके से ट्रांसलेशन होता है, कितने टाइप के आरएनए होते हैं जीन के बीच में, और प्रोटीन के बीच में क्या होता है। जीन क्या है, डीएनए है ना। प्रोटीन आपको पता ही है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, अब हम जानते हैं। बट जब हमको नहीं पता था तो हम ये समझते थे कि डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन प्रोड्यूस होता है ना। लिखा हुआ है यहाँ पर, द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ जीन, जो सबसे पहले डेफिनेशन आया था जीन का एज ए फंक्शनल यूनिट आया था, फॉलोड फ्रॉम द डिस्कवरी दैट, उस डिस्कवरी से, that individual genes are responsible for the production of specific protein, कि ये जीन ही प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, बट जीन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता, हमेशा याद रखना। उस टाइम पर हमको पता नहीं था तो हमने बोल दिया था। बट डीएनए और प्रोटीन के बीच में एक और मॉलिक्यूल था जो पता चला बाद में आरएनए है। तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, राइट। लेटर बाद में द केमिकल डिफरेंस, है ना। पहले केमिकल डिफरेंस पता नहीं था, तो अब देखो जैसे कि दो चीजें हैं, जैसे एक ये चीज हो गई,
एक ये चीज हो गई, है ना। ये किसी, अगर ये और ये दोनों एक ही चीज से मिलकर बनी है, अगर इन दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है, तब हम ये बोल सकते हैं कि दिस थिंग इज प्रोड्यूसिंग दिस थिंग, प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, राइट। बट अगर मतलब ये जो है वो इससे बना है, ये बोल सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमन का जो बच्चा होता है वो ह्यूमन से ही बनेगा, क्योंकि दोनों का कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट। तो वैसे ही पहले ये सोचा जाता था कि जीन से प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, बन रहा है, ऐसा नहीं है। तो बाद में क्या पता चला, लेटर द केमिकल डिफरेंस बिटवीन द डीएनए ऑफ द जीन एंड इट्स प्रोटीन प्रोडक्ट लेड टू द सजेशन दैट जीन एनकोड्स ए प्रोटीन। बाद में जब इनका केमिकल डिफरेंस के बारे में पता चला कि भाई जीन जो होता है वो तो बेस पेयर्स, वो तो एटीजीसी है ना, वो क्या है, बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस है। तो जीन तो उनसे मिलकर, उसमें फोस्फेट ग्रुप होता है, न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, है ना, उससे मिलकर बना है। बट जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना है, तो दोनों का केमिकल नेचर ही अलग हो गया बाद में जब ये पता चला। तब ये पता चला कि भाई जीन जो है उसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, राइट, और उस इंफॉर्मेशन का ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन में, ना कि डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है। और ट्रांसलेशन होने के बीच में आरएनए आता है। तो ये चीजें बाद में पता चली। द लेटर chemical differences between DNA of the gene and its protein product led to the suggestion that gene encodes a protein, not produce a protein. तो ये छोटी छोटी डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब आपसे कभी कभी वाइवा में ऐसे टेक्निकल टर्म्स के बारे में डिस्कशन होता है ना। तो जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ोगे तब तक आपको क्लियरिटी नहीं होगी, ओके। दिस in turn led to the discovery of the complex apparatus by which the DNA sequence of a gene determines the amino acid sequence of a polypeptide। और जब इन सब चीजों को समझा गया तब पता चला कि जो डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए का जो सीक्वेंस है वो तो बेस पेयर्स में होता है, एटीजीसी। प्रोटीन का जो सीक्वेंस है तो वो तो अमीनो एसिड के उसमें फॉर्म में होता है ना। जैसे टी, सी, जी, ए, क्यू, एम, एन। देखिए दोनों का सीक्वेंस अलग है, तो डायरेक्टली कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, नहीं। तो इसमें फिर बाद में जब जब जेनेटिक कोड वगैरह की डिस्कवरी हुई, हरगोविंद खुराना जी को जो इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी जेनेटिक कोड की, उन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। तब उन्होंने बताया था कि भाई 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमीनो एसिड बनाते हैं, है ना। तो इसका मतलब इन न्यूक्लियोटाइड्स में कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन छिपी हुई है जो कि ट्रांसलेट होती है अमीनो एसिड्स में, और हर बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 इन सब के बारे में पता चला, है ना। दस इन टर्न लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द कॉम्प्लेक्स अपैरेटस। कॉम्प्लेक्स है ये प्रोसेस पूरा का पूरा, रेप्लिकेशन से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन, बाय विच डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड। समझ में आया? नेक्स्ट है द जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का यूनिट है ना। अब जैसे बोलते हैं ना कि आ, ये बच्चा तो अपने बिल्कुल फादर पे गया है, क्यों? क्योंकि इसकी आंखें बिल्कुल अपने पापा जैसी है, इसके बाल बिल्कुल अपने पापा जैसे हैं, करली करली, ब्राउन ब्राउन। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? प्रोटीन की वजह से। वो जो आई कलर है उसके लिए कोई प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो जो हेयर कलर है, हेयर टेक्सचर है, हेयर स्टाइल है, उसके लिए कोई प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो उसको अपने फादर से मिला है, तो इसलिए बोलते हैं हेरिडिटी, जो ट्रांसफर हो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दैट्स व्हाई द जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ईच जीन इज अ सीक्वेंस विद इन द जीनोम। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। दैट फंक्शंस बाय गिविंग राइज टू डिस्क्रीट प्रोडक्ट, मतलब प्रोटीन, विच कैन बी अ पॉलीपेप्टाइड। वो पॉलीपेप्टाइड हो सकता है या आरएनए हो सकता है। मतलब ये कह रहा है कि डीएनए क्या है, सॉरी जीन क्या है। जीन इज अ सीक्वेंस विद इन द जीनोम, एक सीक्वेंस है जीनोम में, शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ सीक्वेंस है, शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है। दैट फंक्शंस बाय गिविंग राइज टू डिस्क्रीट प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट देता है। वो या तो पॉलीपेप्टाइड हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है ना। द बेसिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए जीन वाज प्रपोज्ड बाय मेंडल नियरली 150 ईयर्स अगो। मेंडल ने बताया था फैक्टर्स, उन्होंने जीन नहीं बोला था, उन्होंने फैक्टर्स बोला था, राइट। तो ये आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, मैंने पढ़ाया भी है। जेनेटिक्स की वीडियो आप देखो शुरू से, आपको जेनेटिक्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
राइट। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, ये ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये पॉलीपेप्टाइड और ये आरएनए क्यों बोल रहा है, प्रोटीन क्यों नहीं बोल रहा। और जीन से, जैसे ये जीन है, तो अब देखो क्या होता है ना कि जीन से डायरेक्ट पॉलीपेप्टाइड कैसे बोल रहा है ये, दो चीजें बोला है, या तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा या तो आरएनए बनेगा। बट हमने बोला कि जीन से पहले आरएनए बनेगा फिर प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन क्या होता है, सॉरी पॉलीपेप्टाइड क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटीन जब एक साथ अरेंज होते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है, राइट। जब एक प्रोटीन, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन एक साथ जब जुड़े हुए होते हैं तब उसको पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो जीन है वो या तो एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है या एक आरएनए बनाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जीन तो हमेशा आरएनए बनाता है, हमने ये पढ़ा था, है ना। तो क्या होता है, अब देखो, आपने प्रोकैरियोट्स के बारे में सुना होगा, यूकैरियोट्स के बारे में सुना होगा, है ना। आपने वायरसेस के बारे में सुना होगा। तो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें डीएनए तो होता ही नहीं, है ना, सिर्फ आरएनए होता है। तो अब आरएनए है, सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो वो भी तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही बना है ना, उसमें भी तो सीक्वेंस है ना, इस तरीके से ATGC, CG, T जो भी है ना। तो उसके अंदर भी तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो अब जब ये पहले से ही आरएनए है, तो अब तो डायरेक्टली ये आरएनए से तीन तीन जेनेटिक कोड मिलाकर अमीनो एसिड बना सकता है ना। तो ये आरएनए से डायरेक्ट पॉलीपेप्टाइड बनता है इस केस में। इसको और क्लियर करके मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखो ध्यान से, हम अगर वायरस की बात कर रहे हैं, देखो दो 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 चीजें हैं। एक ये बोल रहा है कि जीन से डायरेक्टली पॉलीपेप्टाइड बनता है, राइट। और दूसरी चीज जो ये बोल रहा है, जीन से आरएनए बनता है। हमारे दिमाग में अभी तक ये पैटर्न सेट है कि जो जीन होता है इट इज द शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। और आप सबको पता है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, तो ये तो सबको समझ में आ गया। बट ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जीन से कैसे डायरेक्टली पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो केस होता है वो मोस्टली यूकैरियोट्स के केसेस में ही होता है। यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस होता है, जीन से आरएनए बनेगा, मतलब जीन क्या, डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, दिस इज द कॉमन प्रोसेस। बट इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है कि वायरसेस जो होते हैं उसके अंदर किसी किसी वायरस में सिर्फ आरएनए होता है ना, आरएनए है। बट आरएनए भी तो उसका जीनोम है, आरएनए के अंदर भी तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो जैसे डीएनए में लाइन से जीन अरेंज होते थे, तो अब वायरस में सिर्फ आरएनए, तो उसमें लाइन से जीन अरेंज होंगे इस तरीके से, जीन 1 2 3 4, समझ में आ रहे हो। तो अब इसके केस में क्या है, पहले से ही आरएनए है, तो अब डायरेक्ट ये प्रोटीन बनाएगा। तो क्या होता है कि ये पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, डायरेक्टली पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। मतलब ये पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें सारे के सारे प्रोटीन एक साथ जुड़े हुए हो, जिसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। तो आरएनए से, मतलब जीन से डायरेक्ट पॉलीपेप्टाइड भी बन सकता है। ये जो जीन है, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड बना सकता है, फिर वो पॉलीपेप्टाइड का फर्दर क्लीवेज होता है और अलग अलग प्रोटीन्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ईच जीन इज अ सीक्वेंस विद इन द जीनोम दैट फंक्शंस बाय गिविंग राइज टू डिस्क्रीट प्रोडक्ट विच कैन बी, वो प्रोडक्ट पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। आरएनए हायर यूकैरियोट्स के केस में, बैक्टीरिया के केस में जिसमें डीएनए जीनोम होता है, और पॉलीपेप्टाइड कहाँ बनेगा, वायरसेस के केस में जिसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जो जीन्स होता है, वो आरएनए की फॉर्म में होता है, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, फिर उसको आगे के लेक्चर्स में इंक्लूड कर लेंगे, है ना। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताओ, अगर जो भी आपका फीडबैक है बताओ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसके बाद जो चैप्टर 2 आएगा जीन रेगुलेशन का, उसमें हम स्टार्ट करेंगे
कोर जीन रेगुलेशन। व्हाट इज जीन रेगुलेशन? जीन रेगुलेशन क्यों होता है, कब होता है और क्यों होता है, जरूरी क्यों है होना। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें जो ओपरेंट कंसेप्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 2 से 3 वीडियो में ये पूरा का पूरा जीन रेगुलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।